नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का नाम लेते ही माहौल कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे मानो किसी ने चाय में शुगर की जगह कुछ तीखा मिला दिया हो। यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन इंडो पाक रिलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे और ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और इस पूरे भूभाग को, इस पूरे क्षेत्र को हम भारतवर्ष कहते थे और यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनका अपने धर्म के प्रति आस्था और अपनी संस्कृति के पीछे बहुत ज्यादा लगाव था। लेकिन उनके इस लगाव को नजर लगती है कुछ बवलंडाओं की। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक शासन करने के पश्चात जब 1947 में भारत को आजाद होने की बात हुई तो वहां पर ब्रिटिश लोगों ने अपनी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल को फॉलो किया। उन्होंने अपनी पॉलिसी पर अमल किया, यानी कि उन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने उनके सेंटीमेंट्स को आग देने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि जो 1947 का वॉर था वो हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई और 12.5 मिलियन पीपल यानी कि 1.25 करोड़ लोगों को अपने ठिकाने बदलने पड़े, यानी कि वो यहां से वहां से यहां जाकर रहने लगे। वहीं अगर बात की जाए तो 1 मिलियन पीपल यानी कि 10 लाख लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। तो और यदि बात की जाए कि 1947 के युद्ध के परिणाम के स्वरूप हमने देखा कि दो देश एग्जिस्ट में आए, द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। यूनियन से मतलब होता है कि संघ, कि भारत एक राज्यों का संघ था। वहीं अगर बात की जाए, जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला आर्टिकल है वो यही कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। वहीं अगर बात की जाए कि डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान था वो एक अधिराज्य के रूप में निकल कर आया था। वहीं अगर बात की जाए कि पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया था कि एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश के रूप में देखते हैं, वहीं दूसरी ओर वेस्ट पाकिस्तान जिसे आज हम एक्चुअल पाकिस्तान के रूप में देखते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि 1947 के बाद इन दोनों देशों के बीच 4 मेजर वॉर देखे जा चुके हैं, यानी कि द वॉर ऑफ 1947, द वॉर ऑफ 1965, द वॉर ऑफ 1971 एंड द वॉर ऑफ 1999, जिसे हम कारगिल वॉर भी कहते हैं। यदि बात की जाए कि द वॉर ऑफ 1947 जिसमें हजारों लोगों की जान गई और लगभग 1.25 करोड़ लोगों को अपने ठिकाने बदलने पड़े और लगभग 1 मिलियन पीपल यानी कि 10 लाख लोगों की जाने गई। वहीं अगर बात की जाए द वॉर ऑफ 1965, इस युद्ध की शुरुआत होती है कि जब पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑपरेशन जिब्राल्टर से, यानी कि ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था कि वो जो जम्मू कश्मीर के एरिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्हें आकर वहां पर इंस्टिगेट करना, जो इंडियन रूल्स थे उनके खिलाफ, यानी कि इंडियन रूल्स के खिलाफ उन्हें वहां पर भड़काना, जिसका अपोज किया इंडियन मिलिट्री ने और वहां पर जो युद्ध हुआ उसे कहा गया द वॉर ऑफ 1965। यह युद्ध 17 दिनों तक चला और इसमें हजारों लोगों की जाने गई। वहीं अगर बात की जाए कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस युद्ध को द लार्जेस्ट टैंक बैटल कहा गया, यानी कि टैंक के आधार पर लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध इसे कहा गया। वहीं अगर बात की जाए द वॉर ऑफ 1971 के वॉर को कुछ विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971, इंडिया पाकिस्तानी नेवल वॉर एंड द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इस युद्ध की शुरुआत होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, एक ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान वाला हिस्सा था 1971 की बात है कि जब वहां पर कुछ बंगाली लोग आकर वहां पर बस जाते हैं, वहां पर अपने ठिकाने सेटलमेंट्स लगा लेते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री थी वो उनका अपोज करती है, उन्हें जाकर वहां पर जेनोसाइड किया जाता है। जेनोसाइड बोले तो जेनोसाइड होता है कि जब हम किसी भी यानी कि जनहानि, कि जब लोगों को मारा जाता है, उनकी हानि होती है, जनहानि होती है, तो उसे हम जेनोसाइड बोलते हैं। तो पाकिस्तान मिलिट्री ने वहां पर जाकर बंगाली लोगों को जेनोसाइड करना स्टार्ट कर दिया, जिसने ईस्ट पाकिस्तान वाले रीजन में पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म दिया। वहीं अगर बात की जाए कि बंगाली लोगों के फेवर में और पाकिस्तानी मिलिट्री का अपोज करने के लिए इंडियन मिलिट्री सामने आती है।
वहीं अगर बात की जाए कि इंडियन नेवी ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो INS विक्रांत R11 था उसे यूज करके जो ईस्ट पाकिस्तान वाला एरिया था उसे कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। और इसी के बाद जो इंडियन नेवी थी उसने दो ऑपरेशन स्टार्ट किए, द ऑपरेशन ट्रीडेंट एंड ऑपरेशन पाइथन। तो इन ऑपरेशंस की मदद से उन्होंने पाकिस्तान की जो नेवल एकेडमी थी उसकी पूरी तरह से उसकी कमर तोड़ दी। वहीं अगर बात की जाए कि इस युद्ध में इंडिया ने अपना INS खुर्की F149 खो दिया था। 13 दिन तक चले इस युद्ध में हजारों लोगों की जानें गईं। वहीं अगर बात की जाए कि 90,000 जो पाकिस्तानी मिलिट्री के पर्सनल थे उन्होंने सरेंडर किया इंडियन मिलिट्री को और मुक्ति वाहिनी को। अब ये मुक्ति वाहिनी क्या है? मुक्ति वाहिनी बंगाली लोगों की एक आर्मी थी, यानी कि इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी को जो पाकिस्तानी मिलिट्री के 90,000 पर्सनल्स थे उन्होंने सरेंडर किया। और इस तरह से जो ईस्ट पाकिस्तान वाला एरिया था वो अब आजाद होकर बांग्लादेश के रूप में एक नया कंट्री एग्जिस्ट हुआ। इसीलिए इस युद्ध को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। यदि बात की जाए द वॉर ऑफ 1999 जिसे हम कारगिल युद्ध भी कहते हैं, यानी कि 1998 से 1999 का जो विंटर सीजन था उसमें हर साल की तरह जो जम्मू कश्मीर का कारगिल सेक्टर की जो पीक है वहां पर इंडियन आर्मी जा रही थी। लेकिन उससे पहले जो LOC को क्रॉस कर कर जो पाकिस्तानी मिलिट्री थी उसने उस वाली पीक को पहले ही घेर लिया। लेकिन जब इंडियन मिलिट्री को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने अपने शौर्य का प्रदर्शन दिखाते हुए पाकिस्तान के बहुत सारे जो उनके पोर्ट्स थे उन्हें ध्वस्त किया और अपने पोर्ट्स उनसे वापस छीने। तो यानी कि 1999 के कारगिल वॉर में भारत के सपूतों द्वारा लिखा गया जो शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन था वो हमेशा ही इतिहास में दोहराया जाएगा। यदि इसके बाद बात करें कि आने वाले 3 डिकेड यानी 30 साल के लिए जो इंडिया ने डेवलपमेंट किया था, यानी कि 30 साल के डेवलपमेंट के बाद अब पाकिस्तान को एक बात तो समझ में आ गई थी कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप उसे बेटा ही कहता है। यानी कि उसे ये बात समझ में आ गई थी कि 30 साल के डेवलपमेंट के बाद अब पाकिस्तान उस सिचुएशन में नहीं है कि वो एक सामने से वॉर डिक्लेयर करके माइटी इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने जीत सके। लेकिन उसने कुछ दूसरे पैतरे आजमाने स्टार्ट कर दिए, जैसा कि वह टेररिज्म को फैलाने लगा, यानी कि टेररिस्ट को फंडिंग करने लगा, टेररिस्टों को पालने लगा। और वहीं बात की जाए कि जम्मू कश्मीर में अल्लाह और जिहाद के नाम पर वहां पर जो यूथ थे उनका माइंड वॉश करके उन्हें पत्थरबाज बनाने लगा। वहीं बहुत सारे अटैक्स हमने देखे, जैसा कि पार्लियामेंट अटैक, ताज होटल अटैक, मुंबई लोकल ट्रेन अटैक, और वहीं अगर रिसेंट की बात की जाए तो उरी और पुलवामा अटैक जो हमने देखे। बट आई फील वेरी प्राउड टू से दैट ईच एंड एवरी टाइम इट हैज टू पे फॉर इट्स ग्रेवियस मिस्टेक। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर हम बात करें कि इन वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट के जरिए जो दोनों कंट्री थे उन दोनों कंट्रियों ने अपनी GDP का एक अच्छा हिस्सा इन युद्धों को लड़ने में खर्च कर दिया। यानी कि जो युद्ध होते हैं उनका एक भारी प्रभाव पड़ता है देश की GDP पर, जो कि दोनों देशों पर देखा गया। वहीं अगर बात की जाए कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक शांति प्रिय देश है और इसकी हमेशा कोशिश रहती है शांति स्थापना की, तो इसी को देखते हुए भारत ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, यानी कि कुछ पीस एग्रीमेंट इन दोनों देशों के बीच हुए, जैसा कि कराची सीज फायर एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट, इंडस वाटर ट्रीटी। यदि बात की जाए कराची सीज फायर एग्रीमेंट की कि ये 1947 के वॉर के बाद जो यूनाइटेड नेशन कमीशन थी उसके द्वारा सुपरवाइज किया गया कि जो इंडिया और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बुलाकर ये एक समझौता किया गया 1947 के युद्ध के बाद, जो इन दोनों देशों के बीच एक शांति लाने के लिए एक इनिशिएटिव था। वहीं अगर बात की जाए कि जो शिमला एग्रीमेंट था, द वॉर ऑफ 1971 के बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक समझौता हुआ जिसे शिमला एग्रीमेंट कहा गया। यह समझौता जो था वो 1971 के वॉर के बाद एक शांति की स्थापना करना था और जो 90,000 पाकिस्तानी मिलिट्री के पर्सनल थे जिन्होंने सरेंडर किया था उन्हें वापस भेजना था।
वहीं अगर बात की जाए कि इंडस वाटर ट्रेटी, ये जो एक समझौता था कि जो सिंधु नदी भारत से होकर, मानसरोवर से निकल के भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है, ये उसके रिगार्डिंग एक समझौता था जिसे इंडस वाटर ट्रेटी कहा गया। वहीं अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है वो क्या है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका रीजन क्या है। सो इसका बेसिक रीजन ये है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो डिफेंस में अपना रोल प्ले ना करके वो वहां के पॉलिटिकल इशू जो होते हैं उनमें ज्यादा इंटरफेयर करती है, यानी कि वहां पर जो डेमोक्रेसी है वो डिस्टर्ब्ड है ड्यू टू द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन जो हो सकता है वो क्या होगा कि जो पाकिस्तान मिलिट्री है उसे प्रतिबंधित किया जाए कि वो डिफेंस में काम करे, ना कि वहां के पॉलिटिकल जो इशू हैं उनमें इंटरफेयर करे, जिससे क्या होगा कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी आएगी। और वहीं दूसरी ओर जो दोनों देश हैं जो अपनी जीडीपी का एक हिस्सा युद्ध लड़ने में खर्च कर देते हैं, वो अपने उस हिस्सा को, अपनी उस जीडीपी को बचाकर कई सेक्टर्स में खर्च कर सकते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, स्पोर्ट, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल, सोशल इशू पर उन्हें खर्च किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि प्रोस्पेरिटी और ज्यादा आएगी। वहीं अगर बात की जाए रीसेंट डेवलपमेंट की, पुलवामा अटैक के बाद जो 1996 में जो मोस्ट फेवर नेशन टैग जो पाकिस्तान को दिया गया था वो पुलवामा अटैक के बाद उससे छीन लिया गया। वहीं अगर बात की जाए कि 2020 में जो सार्क नेशन की जो समिट हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने $10 मिलियन का फंड लिया था ताकि जो सार्क नेशंस हैं वो कोविड के अगेंस्ट खुद को और ज्यादा मजबूत बना सकें। यानी कि जैसे सार्क नेशन में पाकिस्तान भी उसका एक मेंबर है तो ये उसके लिए भी था। तो यानी कि ये चीज दिखाती है कि भारत एक शांति प्रिय देश है और यह हमेशा ही वासुदेव कुटुंबकम का पालन करता है, यानी कि यह पूरे संसार को एक परिवार की तरह मानता है। लेकिन यदि बात इसके स्वाभिमान की हो तो भारत कभी भी पीछे नहीं हटता। तो फ्रेंड्स, ये था इंडो पाक रिलेशन की इंफॉर्मेशन। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।